दोस्तों लास्ट वीक स्टॉक मार्केट में बहुत ज़बरदस्त वॉलेटिलिटी देखने को मिली। एक दिन मार्केट नेगेटिव 1.5% चला गया, अगले दिन पॉजिटिव 2.5% हो गया। ऐसी वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट में इंडिया की देखने को मिल रही है। वहीं अगर आप नेस्डेक 100 को देखेंगे, लगातार पिछले 6 दिनों से नेस्डेक 100 में गिरावट देखने को मिल रही है। इसका एक इंडिकेशन ये मिलता है कि शायद जो अगला हफ्ता आने वाला है उसमें मार्केट थोड़ा स्टेबल रहने वाली है, यानी कि कंसोलिडेशन फेज में मार्केट नेक्स्ट वीक रहने वाली है। और हो सकता है जो 13 सितंबर को यूएस के इन्फ्लेशन के नंबर आने हैं, मार्केट अब उसकी तरफ देखेगी, उधर वेट करेगी कि कैसे इन्फ्लेशन के नंबर्स यूएस में आते हैं। अब दोस्तों बहुत सारे इन्वेस्टर्स, दो टाइप के इन्वेस्टर्स अभी यहां पर मिल रहे हैं मुझे। कुछ इन्वेस्टर्स ऐसा मान रहे हैं कि ये जो मार्केट है ये अभी यहां से और ज्यादा गिरने वाली है और 15,000 14,000 के लेवल पे फिर से स्टॉक मार्केट जा सकती है। वहीं मेजॉरिटी ऑफ लोग ये मान रहे हैं कि अब मार्केट नहीं गिरेगी, 15,000 के लेवल पे निफ्टी अभी नहीं जाएगी। अब देखिए दोस्तों, प्रॉब्लम यहां पर क्या आती है कि लोग सीधा एक्सट्रीम सोचते हैं, या तो बात करते हैं 20,000 21,000 निफ्टी जाएगी या फिर 13-14,000 निफ्टी जाएगी। लेकिन सही मायने में निफ्टी चाहे 20,000 जाए चाहे 18,000 पे रहे, अगर आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको देखना है कि कौन से स्टॉक्स फंडामेंटली अच्छे स्टॉक्स अभी डिस्काउंट पे अवेलेबल हैं। क्योंकि देखिए जो निफ्टी 50 इंडेक्स है वो सिर्फ एक इंडिकेशन देता है 50 स्टॉक्स का, एक मार्केट का ओवरऑल माहौल आपको बताता है। लेकिन उसके अलावा इतने सारे स्टॉक्स अभी भी मार्केट में अवेलेबल हैं जो एक बहुत अच्छे खासे डिस्काउंट पे आपको मिल रहे हैं। और देखिए गलती क्या होती है जो नए इन्वेस्टर्स मार्केट में आते हैं कि हम लोग उन शेयर्स को चेज करते हैं जो लगातार अच्छी रिटर्न्स दे रहे हैं, लेकिन असली पैसा वहां बनता है जो स्टॉक्स अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा गिरे हुए हैं। सिंस हम लोग एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, हम छोटे इन्वेस्टर हैं, तो हमें उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचना चाहिए जो अच्छा खासा गिर चुके हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म में एक अच्छी रिटर्न्स आपको उन स्टॉक्स में मिलेगी। जो स्टॉक्स ऑलरेडी अपने ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुके हैं, अगर आप उन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करेंगे तो जरूरी नहीं है कि वो स्टॉक्स ऑलरेडी ऑल टाइम हाई के बाद और ज्यादा वहां से रिटर्न्स इस साल में देंगे। वहां पर ऑल टाइम हाई पे पहुंचकर जनरली स्टॉक्स में एक कंसोलिडेशन देखने को मिलता है। तो आपको स्टॉक के प्राइस के पीछे नहीं भागना है, आपको स्टॉक्स के फंडामेंटल्स को देखना बहुत ज्यादा जरूरी है। और हर वक्त मार्केट में ये चीज करना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फंडामेंटल्स इनके अच्छे हैं लेकिन उनके स्टॉक्स में अभी रनअप नहीं आया है। क्योंकि इवेंचुअली अगर किसी स्टॉक्स के फंडामेंटल अच्छे हैं तो उनके जो स्टॉक के प्राइस है उस पर उसका इंपैक्ट आएगा ही आएगा। सबसे बड़ा एग्जाम्पल इसका मैं आईटीसी का लेकर चलता हूं। एक साल पहले से जब मैं आपको बोल रहा हूं कि आईटीसी का शेयर 200 के लेवल पे बहुत अच्छा स्टॉक है, तो बहुत सारे लोग इस चीज में नहीं मान रहे थे। लेकिन आप देखिए जब उस स्टॉक ने रनअप देना शुरू किया तो एक साल में 30-40% का रनअप दे दिया, क्योंकि फंडामेंटल्स अच्छे थे, फिर भी स्टॉक्स यहां पर गिरा हुए थे। ऐसे ही स्टॉक्स आपको अभी भी ढूंढते हुए चलना है, वो स्टॉक्स जो फंडामेंटली जिनमें कोई कमी नहीं आई है लेकिन उन स्टॉक्स में अच्छी खासी गिरावट आई है। तो आज मैं ऐसे ही 5 स्टॉक्स आपको बताने वाला हूं, और कुछ स्टॉक्स पे लोग पूछ रहे हैं क्वेश्चन कि इन स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उस पे भी मैं आज इस वीडियो में जवाब दूंगा। तो दोस्तों पहला स्टॉक आ जाता है बैंकिंग सेक्टर से। देखिए मैं आपको एक चीज साफ बोलकर चल रहा हूं, अगर आप बैंकिंग सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो 3 बड़े बैंक हैं जो प्राइवेट सेक्टर के, उनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोचिए, या फिर अगर आपको पीएसयू में इन्वेस्ट करना है तो एसबीआई जैसे एक बैंक में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब एसबीआई लगभग अपने ऑल टाइम हाई पे है, तो इस लेवल पे इन्वेस्ट करने का कोई मतलब नहीं बनता। उसके अलावा आईसीआईसी बैंक में अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंच चुका है, वहां पर इन्वेस्ट करने का मतलब नहीं बनता। कोटक महिंद्रा बैंक ने अभी रिसेंटली एक अच्छा रनअप दिया है। अब बच जाता है एचडीएफसी बैंक। इस बैंक ने पिछले 3 सालों से बहुत अच्छी रिटर्न्स नहीं दी है। क्या इसके फंडामेंटल्स में कोई कमी आई है? किसी भी तरह की कमी इसके फंडामेंटल्स में नहीं आई है। प्रॉफिट ग्रोथ इसकी अभी भी बहुत अच्छी है, जो इसकी सेल्स ग्रोथ है वो भी काफी अच्छी है, बैंक की वैल्यू भी काफी अच्छी है, लेकिन इसका स्टॉक अभी भी रनअप नहीं दे रहा है, अपने ऑल टाइम हाई से अभी भी गिरा हुआ है। और 2-3 सालों में लगभग इस बैंक ने ना के बराबर रिटर्न्स दिए है। तो मुझे लगता है कि ये अपॉर्चुनिटी है आने वाले 6-8 महीने साल में, जो एचडीएफसी बैंक का शेयर है कंसोलिडेशन दिखा रहा है 1400-1350 के लेवल्स पे अगर ये शेयर मिलता है आपको, तो मुझे लगता है एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस शेयर में आपके लिए यहां पर बन सकती है। दूसरा शेयर दोस्तों हम बात करते हैं अब आईटी सेक्टर की।
तो देखिए आईटी सेक्टर में अगर आप आईटी इंडेक्स को उठाएंगे तो एक साल में 20% की गिरावट है। उसका रीजन क्या है कि बहुत अच्छी रिटर्न्स उसने ऑलरेडी दे दी थी, मल्टी बैगर रिटर्न्स आईटी कंपनीज ने उस वक्त दी थी। लेकिन पिछले एक साल से उन्हीं आईटी कंपनीज में फंडामेंटली कोई चेंज नहीं आया है, लेकिन उनके स्टॉक्स में अच्छा खासा करेक्शन आ चुका है। तो वहां पर भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर। देखिए मैं यहां पर ये नहीं बोलता हूं कि 3, 6, 8 महीने में आपको ये स्टॉक्स अच्छी रिटर्न्स बनाकर देंगे, तो आपको वो चीज समझकर चलनी है। क्योंकि होता क्या है, सबसे बड़ी दिक्कत जो रिटेल इन्वेस्टर्स फेस करते हैं कि आपको अगर 6 या 8 महीने में नए इन्वेस्टर्स को रिटर्न नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि उन्होंने किसी खराब शेयर में इन्वेस्ट कर दिया है। लेकिन आपको अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो थोड़े पेशेंस रख के इन्वेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। तो यहां पर आईटी सेक्टर की भी बात करें तो आप अगर आपका जो नजरिया 8-10 सालों का अगर है तो आप आईटी सेक्टर के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप 6, 8, 9 महीने के हिसाब से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप इन स्टॉक्स को अभी भी अवॉइड करके चल सकते हैं। पहला है केपीआईटी टेक। केपीआईटी टेक के बारे में हम लगातार बात करते हुए आ रहे हैं। 800 के ऊपर के लेवल पे ये शेयर एक टाइम पे चला गया था, अभी ये 550, 560 के लेवल पे आ गया है। तो 500 के लेवल पे इस शेयर ने लगातार एक अच्छी कंसोलिडेशन दिखाई है। तो मुझे लगता है 500 के लेवल्स पे ये शेयर अभी भी आपको मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है। हैप्पीएस्ट माइंड दूसरा शेयर आईटी सेक्टर का आ जाता है। ये शेयर भी मुझे काफी अच्छा लगता है और यहां पर भी आप देखेंगे ऑल टाइम हाई से एक जबरदस्त गिरावट आई हुई है। और मुझे लगता है कि अगर ये शेयर 900, 950 के लेवल्स पे आपको मिलता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी इस शेयर में भी आपको मिल सकती है। और तीसरा शेयर एफले इंडिया, हालांकि अभी ये काफी ऊपर चला गया है, लेकिन अगर ये शेयर 1000 के लेवल्स पे आपको मिलता है, दोबारा से आता है, तो ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है। तो जितने भी स्टॉक्स पे मैं यहां पर बात कर रहा हूं आप इनको अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर लीजिए। अगर ये स्टॉक आपको समझ आते हैं लॉन्ग टर्म के नजरिए से तो आप इनमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो ये भी एक शेयर काफी अच्छा लगता है। अगर ये हमारे प्राइस पे आएगा, हालांकि अभी बहुत ज्यादा ऊपर है, तो हम इन्वेस्ट करेंगे। अगर हमारे प्राइस पे नहीं आएगा तो हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे, हम कुछ और स्टॉक्स देखेंगे और वहां पर अपॉर्चुनिटी देखकर इन्वेस्ट करेंगे। इसके अलावा फार्मा सेक्टर में भी अभी बहुत अच्छी गिरावट आई हुई है और फार्मा सेक्टर में एक काफी मल्टी बैगर कंपनी रही है डिविज लैब्स। यहां पर भी दोस्तों ये शेयर बहुत ज्यादा करेक्ट हो चुका है और अभी 3500 के लेवल्स पे ये शेयर आ चुका है और 3500 के लेवल पे एक अच्छा खासा ये शेयर यहां से एक कंसोलिडेशन 3500 के लेवल्स पे दिखा रहा है। फंडामेंटली शेयर में कोई कमी नहीं है। हालांकि जो इन्फ्लेशन है और ये जो यूरोप में जो वॉर चल रहा है यूक्रेन और रशिया का, उसकी वजह से इनके बिजनेस पे इंपैक्ट आ रहा है। तो ये इंपैक्ट आने वाले 6-8 महीने और भी रह सकता है, यानी कि ये फाइनेंशियल ईयर में आपको ये इंपैक्ट इस शेयर में रह सकता है। लेकिन ये शेयर को आप अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखिए। अगर यहां पर आपको मीनिंगफुल करेक्शन मिलती है तो इस शेयर में भी आप खरीदारी करके चल सकते हैं। फंडामेंटली इस शेयर में अभी भी कोई कमी नहीं है। मार्जिन्स पे इंपैक्ट आया है, लेकिन जो मार्जिन्स के इंपैक्ट है वो टेम्परेरी रहते हैं जनरली, और अगर सेल्स अच्छी कंपनी की ग्रोथ होती है तो आने वाले टाइम में भी हमें यही देखने को मिलता है कि ऐसी कंपनीज में ग्रोथ होती है। इसके अलावा मोनोपोली से एक कंपनी आ जाती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। 150 के लेवल पे अब ये शेयर बहुत टाइम से कंसोलिडेट हो रहा है। अपने ऑल टाइम हाई से 50% से ज्यादा गिरावट इसके शेयर में इस वक्त आ चुकी है और मुझे लगता है कि अब आपके लिए अच्छा टाइम आ चुका है इस शेयर में धीरे धीरे करके इन्वेस्ट करने का। देखिए मैं हमेशा आपको बोलता हूं, चाहे आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं, चाहे आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, किसी भी शेयर में एक साथ बहुत सारा पैसा आपको नहीं लगाना है। थोड़ा थोड़ा करके आपको एक्यूमुलेट करना है शेयर को। अगर आपके लेवल्स पे मिलता है तो आपको उसमें पैसा लगाना है, अगर नहीं मिलता है तो आपको पैसा नहीं लगाना है। तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज में मुझे लगता है एक अच्छा टाइम आ चुका है। जो भी आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं उसका एटलीस्ट 1/5 डालने का, क्योंकि फंडामेंटली काफी अच्छा स्टॉक है। ऑपरेटिंग मार्जिन्स इसके काफी अच्छे हैं और अपने ऑल टाइम हाई से 50% से भी ज्यादा गिरावट इसमें आ चुकी है। और अगर आप इसकी भी रिटर्न्स एक साल में देखेंगे तो काफी खराब रिटर्न्स है। तो इसीलिए देखिए ये हमने एक लंबी लिस्ट अभी बात कर ली। इसके अलावा भी अगर आप बोलेंगे मैं 20-25 स्टॉक्स और आपको ऐसे बता सकता हूं। देखिए आपको निफ्टी के लेवल्स को देखने की जरूरत नहीं है अगर आप इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचते हैं। आपको देखना है कि क्या जो आपका इंटरेस्टेड स्टॉक है जिसमें आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, क्या वो आपको एक रीजनेबल प्राइस पे मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर आप सिर्फ इंडेक्स इन्वेस्टिंग करते हो तो आपको एसआईपी करके छोड़ देना है, फिर आपको लेवल्स पे बात नहीं करनी है। तो यहां पर भी इंडियन एनर्जी एक्सचेंज एक ऐसा शेयर यहां पर नजर आता है जो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको दे सकता है।
अब बात आती है एफएमसीजी सेक्टर की। तो एफएमसीजी सेक्टर में ऑलरेडी सारे ही स्टॉक्स ने रन अप दे दिया है। आईटीसी के शेयर के बारे में काफी सारे लोग मुझसे यहां पर पूछ रहे थे, तो आईटीसी के शेयर पे दोस्तों मैं यहां पर आपको यही बोलूंगा कि अपने ऑल टाइम हाई पे ये ऑलरेडी पहुंच चुका है। इसको किसी भी लेवल पे कंसोलिडेट होने का मौका दीजिए। लेट्स सी कि ये शेयर हायर लेवल पे जाकर किन लेवल्स पे कंसोलिडेट होता है, क्या ये 300 से ऊपर कंसोलिडेट होता है या फिर ये नीचे आता है। एक बार ये जब ये कंसोलिडेशन मोड में आएगा तब हम इसके लेवल्स को देखकर इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे। हालांकि अगर आप 10-12 साल के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो आप इस शेयर में अपनी एसआईपी शुरू कर सकते हैं। इसके अलावा टाटा स्टील के बारे में काफी लोग पूछ रहे हैं, तो टाटा स्टील के बारे में मैं आपको पहले भी बोला है कि जो स्टील सेक्टर की कंपनीज हैं उनको आपको कंप्लीटली एज ए रिटेल इन्वेस्टर अवॉइड करके चलना है, क्योंकि वहां पर बहुत ज्यादा रिस्क होता है। क्योंकि स्टील सेक्टर में बहुत ज्यादा गवर्नमेंट इंटरवेंशन रहता है, बहुत ज्यादा वो चीजों की दिक्कत होती है। स्टील के मार्केट में प्राइजेस क्या चल रहे हैं उसके हिसाब से प्रॉफिटेबिलिटी देखने को मिलती है। तो इन सब चीजों की वजह से मुझे लगता है टाटा स्टील, सेल, इन कंपनीज पे काफी ज्यादा लोग पूछ रहे हैं, तो इन कंपनीज में आपको अवॉइड करके इन कंपनीज को चलना है। तो इसलिए आपको वो चीज ध्यान रखनी है। तो ये कुछ कंपनीज हैं दोस्तों जहां पर मुझे लगता है कि आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, या फिर आप एटलीस्ट इन कंपनीज को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड रखिए। जैसे ही गिरावट इन कंपनीज में आती है आप धीरे धीरे करके ऐसी कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच सकते हैं। इसके अलावा भी काफी सारी कंपनीज हैं, अगर आप बोलेंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो में और कंपनीज के बारे में बात कर लूंगा। और अगर आपको इनमें से किसी भी वीडियो कंपनी की डिटेल्ड वीडियो एनालिसिस चाहिए तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों इस वीडियो से आपकी हेल्प होगी। मेरी तरफ से बस इतना ही, धन्यवाद।